India is at a turning point of its energy journey. पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है और इसके साथ ही साथ एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है एंड देयरफॉर शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी ये केवल हमारे लिए एक ऑप्शन की तरह नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में। हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, हम बात करने वाले हैं कमिटमेंट जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया ने कर रखा है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कंट्रोवर्शियल टॉपिक, द न्यूक्लियर पावर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया, and also we are going to talk about the energy security. So let's dive in. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विंड एनर्जी की। क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की 5 बड़ी कंट्रीज में आता है जब हम बात करते हैं विंड पावर जनरेशन को लेकर के? Our country capacity of basically wind power generation is over 44 gigawatt. इसमें जो कोस्टल स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दैट लीड्स द वे। एडवांटेज क्या होते हैं विंड एनर्जी के? विंड एनर्जी के पहले एडवांटेज होते हैं कि भैया फ्यूल जो है वो फ्री होता है। फ्यूल जो ईंधन आता, हवा है, हवा बहती है और इससे बेसिकली जो है एनर्जी जनरेट होता है। लो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, कोई इनपुट नहीं लगाना होता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बिकॉज शहर में हम विंड मिल्स इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस? सबसे पहला चैलेंज है गांव में खेती बाड़ी की जमीन होती है, लैंड एक्विजिशन, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। दूसरा, इनकंसिस्टेंट विंड पैटर्न, कभी हवा तेज चलती है, कभी कम चलती है, जिससे जो एनर्जी आउटपुट होता है वो फिक्स नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट रहता है। एंड हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी हाई होता है। गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखकर कई तरह के इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जैसे कि ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015। साथ ही साथ हम लोगों ने विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 के बाद, बिकॉज जहां विंड एनर्जी जनरेट हो रही है वहां पे सोलर एनर्जी भी जनरेट होने के पोटेंशियल्स होते हैं, तो विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 लाया गया। भारत का गोल है कि हम अपने विंड पावर जनरेशन को बढ़ाएं एज अ पावर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स। इनफैक्ट हम इससे सोलर एनर्जी पे भी फोकस करना चाहते हैं। तो पता करते हैं सोलर एनर्जी में हमारी स्थिति क्या है। With over 70 gigawatt of installed solar capacity, India is emerging as a global leader in solar energy mix. The sunlight we receive daily, ध्यान से सुनिएगा, जो डेली सनलाइट इंडिया रिसीव करती है, it is enough to power entire nation for one complete year। मतलब हम एक रोज में इतनी सनलाइट रिसीव करते हैं कि हम पूरे भारत को पार कर सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में। एक दिन का सनलाइट 1 साल की एनर्जी दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। कौन कौन सा है? पहला है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, 2010 का ये बेसिकली इनिशिएटिव है, जिसका टारगेट था कि 280 गीगावाट ऑफ एनर्जी हम 2030 तक बेसिकली कंज्यूम करेंगे। पीएम कुसुम स्कीम भी है जो प्रमोट करता है सोलर पावर्ड इरिगेशन। इनफैक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव, ताकि ग्लोबल लेवल पे हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर सके। बट सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ये दोनों मिलकर के इंडिया की एनर्जी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, और इसीलिए आता है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के साथ साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इस ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को बहुत सीरियसली लिया। इमेजिन अ फ्यूल दैट इज 100% क्लीन, जो प्रोड्यूस करता है जीरो इमिशन एंड कैन बी यूज्ड टू पावर इंडस्ट्री, व्हीकल एंड इवन सिटीज। यस, दैट्स ग्रीन हाइड्रोजन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में गवर्नमेंट लेकर के आई, जिसका प्लान था कि इंडिया 5 मेगा टन जो है, जिसको मिलियन मेगा टन MMT हम कहते हैं, 5 मिलियन मेगा टन ऑफ ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा बाय 2030, जिसका प्रयोग किया जाएगा। यूजेस होंगे इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में, जैसे स्टील की इंडस्ट्री या सीमेंट की इंडस्ट्री जब यूज करती है, बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री एनर्जी यूज करती है। एनर्जी स्टोरेज में भी
क्योंकि कभी इमरजेंट सिचुएशन आए तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारी पूरी तरह से बनी रहे। साथ ही साथ हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल बनाने में, जिससे पॉल्यूशन भी कम हो जाए। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट? बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। तो जो हमारा डिपेंडेंस है इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल पे, ये कम हो पाएगा। इनफैक्ट हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इज अ गेम चेंजर। बट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट इंडियाज बेसिकली गोल अबाउट टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एट अ ग्लोबल लेवल। बिकॉज जैसे ही एनर्जी की बात आती है, पॉल्यूशन की बात आती है, बात आ जाती है क्लाइमेट चेंज की। एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट जो है भारत का काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो COP26 समिट ग्लासगो में हुआ था 2021 में, 2021 में, जिसमें इंडिया ने एक बहुत ही बोल्ड कमिटमेंट बनाया अंडर पंचमित्र स्ट्रैटेजी। पंचमित्र 5, सो ये 5 स्ट्रैटेजी हैं और इन 5 स्ट्रैटेजी को बेसिकली टारगेट किया गया क्लाइमेट चेंज की तरफ। क्या क्या ये स्ट्रैटेजीज है? पहला स्ट्रैटेजी है, ध्यान से एवरीवन इज गोइंग टू नोट इट, 500 gigawatt of non-fossil fuel energy capacity by 2023. 500 gigawatt non-fossil fuel energy capacity 2030 तक। Second commitment, 50% of total energy from renewable. 50% total energy renewable energy से आएगा। Next, third commitment, reducing carbon dioxide emission by 1 billion ton by 2030. Fourth commitment, reducing carbon intensity of GDP by 45%. And fifth commitment, last but not the least, achieving net zero emission by 2070. 2070 तक net zero emission. India is moving aggressively toward this clean energy goal, but there are some alternatives also that need to be basically considered. कुछ ऐसे alternatives हैं जो conventional भी रहे, जैसे बायोगैस की बात करें, या कुछ नए जैसे हम बायो इथेनॉल की बात करें। चलिए इसको देखते हैं। बायोगैस या बायो इथेनॉल बेसिकली एक ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि सन या विंड से नहीं आता डायरेक्टली। इनफैक्ट सम ऑफ इट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। जैसे बायोगैस की बात करें तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड एनिमल वेस्ट, और इसका प्रयोग किया जा सकता है कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करने में। इनफैक्ट रूरल एरिया में ये काफी ज्यादा बेसिकली पोटेंशियल रखता है। साथ ही साथ बायो इथेनॉल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन, कॉर्न, ब्लेंडेड विद पेट्रोल टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स। अगर हम इसको यूज कर ले, इनफैक्ट इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स भी लाया है, जिसका एम है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तो इंश्योर कर दे, इसको E20 कहते हैं, बाय 2025। तो इसी साल के अंत तक हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग थ्रू आउट इंडिया इंश्योर कर देने। नाउ लेट्स मूव टू मोस्ट पावरफुल बट सम कंट्रोवर्सी रिलेटेड एनर्जी सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में अनलाइक विंड और सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल नहीं है। इट इज अ लो कार्बन एनर्जी सोर्स। तो ऑब्वियसली देयर इज सम मिक्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस, बट इट्स क्वाइट लो एज कंपेयर टू द अदर सोर्स व्हिच इज बेसिकली बीइंग प्रोड्यूस्ड राइट नाउ with just 7 gigawatt of nuclear energy capacity। अभी हमारे कंट्री की 7 gigawatt nuclear energy capacity है। India aims to expand this sector for energy security। इनफैक्ट इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। पहला स्टेज है जिसको हम कहते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जो कि यूज करता है नेचुरल यूरेनियम। सेकेंड स्टेज है जिसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, FBRs कहते हैं, जो कि यूज करता है प्लूटोनियम और थोरियम। सो बेसिकली पहले स्टेज का जो बाय प्रोडक्ट था वो सेकेंड स्टेज में यूज होता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज है जिसको हम कहते हैं एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, ये यूज करता है थोरियम, और इसलिए क्योंकि इंडिया इज बेसिकली द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल थोरियम इन द वर्ल्ड। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, और इसी को ध्यान में रख करके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जैसे कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है विद कोलैबोरेशन ऑफ रशिया, जीतापुर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में है, इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन से बनाया हुआ है। सो इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेट करा है। इनफैक्ट इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लान्ड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट।
इनफैक्ट इंडिया और यूएस के सिविल न्यूक्लियर डील्स जो हैं, जो कि 2008 में साइन हुए थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हैज ओपन डोर फॉर न्यूक्लियर कोऑपरेशन, और इंडिया का जो न्यूक्लियर मिक्स है ये ज्यादा बेहतर होने के चांसेस बन चुके हैं. सो अनलाइक विंड एंड सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर. इट कैन प्रोवाइड कंसिस्टेंट पावर. जो प्रॉब्लम्स उन रेन्यूएबल एनर्जी में है, न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं है. बट सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है सेफ्टी कंसर्न. जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज. सो कंक्लूजन क्या है फ्यूचर ऑफ इंडियाज एनर्जी? इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एम है टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये बिल्कुल ही अचीवेबल है. जो ग्रीन हाइड्रोजन या न्यूक्लियर एनर्जी कमिटमेंट्स हमने कर रखे हैं, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन एनर्जी इंडिपेंडेंस. COP26 के जो गोल और जो क्लाइमेट कमिटमेंट बेसिकली हमने लिए हैं, दीज आर शेपिंग पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. सो अब सवाल ये है कि कैन इंडिया अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2017? Tell us your thoughts in the comment below, and if you found this particular video insightful, do not forget to like, share and subscribe. See you in the next video.